डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगले टॉपिक जो है, इससे पहले हम जो लोग टॉपिक पढ़े थे, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के बारे में डिटेल अध्ययन किए थे। अगली जो टॉपिक है युग्मक जनन है। क्या है? युग्मक जनन है। युग्मक जनन, इसी को हम कहते हैं मीटोजीनेसिस। गैमीटोजीनेसिस कहते हैं युग्मक जनन, इसी को हम क्या कहते हैं? गैमीटोजीनेसिस के नाम से जानते हैं। ये गैमीटोजीनेसिस क्या है, युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो देखेंगे कि जो मेल और फीमेल गोनोड्स होते हैं, मेल फीमेल गोनोड्स, मेल गोनोड्स जो होता है जनक कहते हैं, मेल जनक जो होता है वो टेस्टिस होता है। ठीक है, मेल गोनोड्स जो होता है उसे हम टेस्टिस कहते हैं, और जो फीमेल गोनोड्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओवरीज कहते हैं। मेल और फीमेल गोनोड्स जो होते हैं उनमें जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। एक प्रकार का एपिथेलियम होता है जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, या इसको हम जननिक एपिथेलियम कहते हैं। और इनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन क्रिया होने के फलस्वरूप शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं का निर्माण होता है, या नर या मादा युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रकार नर और मादा युग्मक बनने की क्रिया को ही हम गैमीटोजीनेसिस कहते हैं। यानी कहने का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज गैमीटोजीनेसिस। ठीक है, यानी नर और मादा युग्मक बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, गैमीटोजीनेसिस कहते हैं। और गैमीटोजीनेसिस क्रिया हम बताए हैं कि जो नर होता है, नर के जो वृषण होते हैं, वृषण को ही टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के अंदर हम बताए थे कि बहुत बारीक, ठीक है, नलियां पाई जाती हैं जिसे हम शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं की जो दीवार होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, एक प्रकार के एपिथेलियम लेयर होता है। ठीक है, इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार मादाएं जो होती हैं, फीमेल होती हैं, फीमेल की जो ओवरीज होती है, अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय के आंतरिक दीवार जो होते हैं वो भी जर्मिनल एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। इनकी भी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस क्रिया होता है, जिसके फलस्वरूप अंडाणुओं का, ओवा का निर्माण होता है। ठीक है, इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? गैमीटोजीनेसिस कहते हैं, या युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, देखेंगे कि जो गैमीटोजीनेसिस की क्रिया होती है, गैमीटोजीनेसिस की क्रिया नर में और मादा में दोनों में होती है। तो जब नर में गैमीटोजीनेसिस की क्रिया होगी तब उसे हम शुक्राणु जनन कहेंगे। नर जो होता है, नर में जो गैमीटोजीनेसिस क्रिया होती है, मेल में जो गैमीटोजीनेसिस क्रिया होती है उसे हम शुक्राणु जनन कहेंगे, या स्पर्मेटोजीनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजीनेसिस। जब मेल में गैमीटोजीनेसिस क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजीनेसिस कहते हैं। और मादाओं के जो अंडाशय में, ठीक है, गैमीटोजीनेसिस क्रिया होती है उसे हम ओजीनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजीनेसिस। ओजीनेसिस अंडाणु जनन कहते हैं, हिंदी में से अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गैमीटोजीनेसिस नर और मादा दोनों में होता है। सामान्य रूप से हम गैमीटोजीनेसिस कहेंगे जब स्पेशली किसी मेल या फीमेल का जब नाम के आधार पर कहेंगे
तब वहाँ पे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और फीमेल में ओजेनेसिस। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में ओजेनेसिस क्रिया होती है, जिनके कारण इनमें देखेंगे स्पर्म बनता है और इसमें क्या बनता है, ओवा बनता है। ओवा बहुवचन कहते हैं, अंडाणु, और ओवम जो है एक वचन है इसका रूप। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल जानेंगे कि किस प्रकार युग्मक जनन की क्रियाएं होती हैं। युग्मक जनन की क्रियाएं मेल और फीमेल, ठीक है, में दोनों में होती है। शुक्राणु और ओवा बनते हैं। ये दोनों शुक्राणु और ओवा जो होते हैं, इनके आकार आकृति एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इन दोनों की युग्मक जनन की क्रिया जब होती है तो इनमें दोनों में प्रवस्थाएं तीन ही चरण में बांटकर अध्ययन किया जाता है, यानी दोनों में 3 चरण होते हैं और इन्हीं चरणों तीनों के बारे में कंप्लीट हमें जानना है। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिटेल जानेंगे, किस ये होता है युग्मक जनन की क्रिया किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, तब जाकर ओजेनेसिस की क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु जनन कहते हैं, शुक्राणु जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको देखो 3 भागों में या 3 चरणों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। वो 3 चरण कौन कौन सा है, एक एक करके देखिए। पहला चरण जो है गुणन है, गुणन प्रवस्था। दूसरा जो है वृद्धि प्रवस्था, और तीसरा जो चरण होता है वो है परिपक्वन प्रवस्था। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसको कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज कहेंगे, इसको कहेंगे मैचुरेशन फेज। ये 3 फेज हैं, इन्हीं 3 फेजों के बारे में डिटेल जानना है। तो पहले फेज फिगर इसका बनाना पड़ेगा। फिगर बनाएंगे तो 3 भागों में बांट दिया जाए, इसे यहाँ से 3 भागों में बांट दिया जाए। 3 भागों में बांट कर जब अध्ययन करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। देखेंगे ये रहा, ये पहले फेज हो गया, पहला फेज, ये दूसरा फेज हो गया और ये तीसरा फेज। यानी ये वाला फेज जो होगा कॉलम, ये मल्टीप्लिकेशन फेज का होगा, ये वाला जो होगा ग्रोथ फेज का होगा, और ये तीसरा जो होगा वो मैचुरेशन फेज का होगा। देखेंगे इसमें पहला गुणन प्रवस्था के बारे में जान लिया जाए। गुणन प्रवस्था में क्या होता है, इसका फिगर भी ड्रा करना पड़ेगा। देखेंगे गुणन प्रवस्था में क्या होता है कि जब फीमेल के गर्भाशय में भ्रूण पाया जाता है या भ्रूण विकास कर रहा होता है, अगर वो भ्रूण मेल है, ठीक है, मेल है, तो उस भ्रूण के जो वृषण होता है टेस्टिस में जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, उन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं में जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम अपने प्रारंभिक अवस्था में होती है। जब प्रारंभिक अवस्था में होती है तब इसको हम कहते हैं प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं। प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं या प्रीमोडियल जर्मिनल सेल कहते हैं। प्रीमोडियल जर्मिनल सेल कहते हैं, वो प्रारंभिक अवस्था में होता है, ठीक है। और इन्हीं कोशिकाओं में सबसे पहले समसूत्री विभाजन क्रिया होती है। और किस अवस्था में होता है देखेंगे, ये होता है, ये मान लिया जाए ये कोशिका है और ये कोशिका कौन सा है, प्रीमोडियल जर्मिनल सेल है। क्या है, प्रीमोडियल जर्मिनल सेल है। और किस अवस्था में है, तो 2n अवस्था में है। किस अवस्था में है, 2n अवस्था में है। प्रीमोडियल जर्मिनल सेल है जो कि भ्रूण की
जो टेस्टिस होता है भ्रूण में जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है वो प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल के रूप में पाया जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है। ठीक है, इसी में समसूत्री विभाजन होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे अर्धसूत्री हम नहीं बता रहे हैं, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री कई समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनता है। ये दोनों कोशिकाएं जो होते हैं 2n अवस्था में होते हैं। ठीक है, फिर इनमें विभाजन होता है, तो ये क्या होते हैं, प्रत्येक कोशिका से दो कोशिका बनता है। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, 2n अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, 2n अवस्था में होते हैं। तो इन कोशिकाओं जो 2n अवस्था में समसूत्री विभाजन क्रिया द्वारा जो बने हैं, इन कोशिकाओं को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो समसूत्री विभाजन क्रिया द्वारा ये बने हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कोशिका जो बना है, इनमें देखेंगे ये भी 2n अवस्था में होता है। ठीक है, और जब ये कब बनता है, जब शिशु जन्म ले लेता है और वो मैच्योर होने लगता है, जब परिपक्व अवस्था में होने लगता है, तब जाकर प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल जो होता है, इसमें समसूत्री विभाजन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, फिर अब दूसरी अवस्था स्टार्ट होती है। दूसरी क्या है, ग्रोथ फेज है। क्या है, ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ग्रोथ फेज में जो ही यह स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होता है, इनका वृद्धि होता है, इनमें वृद्धि होता है, जिसमें क्या होता है कि यह चेंज हो जाते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में, या इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाते हैं। इसमें चेंज हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में। देखेंगे ये किस में चेंज हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में चेंज हो जाते हैं। प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल में चेंज हो जाते हैं। इनमें भी समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, प्रत्येक में होगा, प्रत्येक में होगा। यहाँ पर हम एक ही फिगर बनाया, चारों को नहीं बनाएंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, प्रत्येक में होगा, और ये भी 2n अवस्था में होगा। याद रखिएगा, 2n अवस्था मतलब गुणसूत्र इसमें जो होते हैं जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। जब भी कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र जोड़े में पाए जाए तो 2n अवस्था में होगी। अगर 3-3 के जोड़े में पाए जाए तब वो 3n लिखा जाता है। ठीक है, अगर सिंगल पाए जाएंगे, अकेले जोड़े में नहीं है, तो n रूप में लिखा जाएगा, स्मॉल n लिखा जाता है। इसी को द्विगुणित अवस्था कहते हैं, डिप्लॉयड अवस्था कहते हैं। अगर केवल n लिखा जाए तो ये अगुणित होता है, हैप्लॉयड अवस्था होता है। ठीक है, तो 2n अवस्था में ही होता है, जिनमें क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया सेल इसमें चेंज हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कोशिकाओं में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर अब तीसरा अवस्था स्टार्ट होता है। तीसरा अवस्था क्या है, मैचुरेशन फेज है, परिपक्वन अवस्था होता है। इसका पहले फिगर बना लिया जाए, तब जाकर बताएंगे, क्लियर होगा। इनमें भी विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक एक बन जाए।
इसमें देखेंगे कि जो तीसरा फेज होता है, तीसरा फेज वो है मैचुरेशन फेज है। मैचुरेशन फेज में क्या होता है कि वृद्धि प्रवस्था कंप्लीट होने के बाद ये स्टार्ट होता है, और इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, इनमें पहले जो होगा अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होगी। देखेंगे यहाँ से ये आया, पहले अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होगी। अब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होगी, ठीक है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के फलस्वरूप देखेंगे कि दो डॉटर सेल बनेंगे। क्या बनेंगे? डॉटर सेल बनेंगे। और इस डॉटर सेल को हम क्या कहेंगे? इस डॉटर सेल को हम प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। ये क्या कहेंगे? सेकेंडरी देखेंगे कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका दो कोशिका में यहाँ पे देखेंगे दो भागों में बढ़ जाता है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन क्रिया होती है, जिससे एक कोशिका से दो बन जाती है, एक कोशिका से दो बन जाती है, ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। फिर इसमें क्या होता है? फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन दो बार होती है, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती है उसके बाद होती है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जब क्रिया होगी, तो प्रत्येक से दो दो बनेंगे, ठीक है, दो दो करके बनेंगे, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। इनके तुलना में देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाती है? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? आधी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आधी हुई है, यहाँ पर भी n हो जाएगी, और यहाँ पर भी n हो जाएगी, ठीक है। और एक कोशिका से चार चार कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। फिर ये जो अगली कोशिका बनाएंगे उसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ये क्या होंगे? स्पर्मेटिड्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्मेटिड्स होते हैं। और फिर इन स्पर्मेटिड्स में परिपक्वन होता है, और परिपक्वन जो होने के फलस्वरूप ये किसमें चेंज हो जाते हैं? यह स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। इसमें स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। इसमें चेंज हो जाते हैं, स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार ये स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होगा, यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होगा, दो बार होगा यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन क्रिया जब होती है तो जो मात्र कोशिका होती है, मदर सेल होता है, उनमें उनसे बनने वाले जो संतत कोशिका है, डॉटर सेल, उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र सेल की आधी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर n डिनोट किया गया है, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो भी मदर सेल है उसके तुलना में क्या हो जाता है? आधी हो जाता है। तो इस प्रकार ये शुक्राणु बनते हैं। यही शुक्राणु जो होते हैं कि सर्तोली की कोशिकाओं में धंसे रहते हैं, जहाँ पे इनका विकास होता है, परिपक्वन होता है। जो कि सर्तोली की कोशिका में आप लोग बताए थे कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं उसमें खंबे के समान संरचनाएं निकले होते हैं बीच बीच में, जिसमें शुक्राणु क्या होते हैं? धंसे रहते हैं, और वहीं पे इनका परिपक्वन होता है। वहाँ से ये जब निकलते हैं तो एपिडिडाइमिस में आते हैं। एपिडिडाइमिस में भी शुक्राणुओं का क्या होता है? परिपक्वन होता है। फिर या परिपक्वन होने के बाद एपिडिडाइमिस में ये शुक्राणु निषेचन क्रिया करने के लिए ये परिपक्व हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया ये सभी, ठीक है, जो कि ये फिगर के माध्यम से आप लोगों को हम समझाए हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक जो है शुक्र कयांतरण है। अगला जो टॉपिक है वो है शुक्र कयांतरण है।
कहते हैं, तो स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस है, शुक्र कयांत्रण है। ये शुक्र कयांत्रण क्या है, किसे कहते हैं, देखेंगे कि जब स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं और स्पर्मेटिड्स बनने के बाद उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जैसे यहाँ पे स्पर्मेटिड्स हम बनाए थे, ठीक है, यहाँ पे मैचुरेशन फेज में जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कोशिकाएं हैं बाद में स्पर्मेटिड में चेंज हो गई थी। इन्हीं स्पर्मेटिड्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होकर एक परिपक्व शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र कयांत्रण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब स्पर्मेटिड्स जो है इनमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के फलस्वरूप एक परिपक्व लंबे पतले कोणनुमा शुक्राणुओं का जब निर्माण हो जाता है तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शुक्र कयांत्रण कहते हैं या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया सर्तोले की कोशिकाओं में होता है और सर्तोले की कोशिकाओं से प्रारंभ होकर एपिडिडाइमिस में कंप्लीट होता है, जो कि परिपक्व शुक्राणु बन जाता है। ठीक है, देखेंगे कि जो शुक्राणु जनन क्रिया होती है, ये तो शुक्र कयांत्रण हो गया, बस छोटी सी ये टॉपिक थी। एक अगला है शुक्राणु जनन में हार्मोन का नियमन। शुक्राणु, इसको मिटा दें, शुक्राणु जनन में हार्मोन का नियमन। शुक्राणु जनन क्रिया जो होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया जो होती है, यह हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, उसको नियंत्रित किया जाता है। जब हार्मोन्स चाहेगा तो शुक्राणु जनन की क्रिया होगी, हार्मोन्स नहीं चाहेगा तो शुक्राणु जनन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, जब बालक किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, उस समय हाइपोथैलेमस से एक विशेष प्रकार की हार्मोन स्रावित होती है। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से एक विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होती है, जिसे हम कहते हैं GnRH कहते हैं। इसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। हाइपोथैलेमस ये सुपर मास्टर ग्लैंड है जो पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है, और पीयूष ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि है जो अन्य ग्रंथियों को के क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये हार्मोन स्रावित होती है, और यह हार्मोन जब स्रावित होती है तो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को से देखेंगे, पीयूष ग्रंथि के पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो अग्रपिंड होता है, अग्रपिंड से FSH हार्मोन्स और LH हार्मोन्स दोनों स्रावित होता है। FSH और LH, यानी कहने का मतलब है GnRH हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जब ये स्रावित होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित करता है। ठीक है, दो हार्मोन स्रावित करने के लिए, एक FSH और एक LH। याद रखिएगा,
प्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंड, क्योंकि दो पिंड होते हैं, एक पश्चपिंड होता है, एक अग्रपिंड होता है, तो अग्रपिंड से ज़्यादा हार्मोन स्रावित होते हैं, तो अग्रपिंड से ही स्रावित होता है। इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो ये है दो हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। जे एफ हार्मोन जो होता है यह शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं उन शुक्र जनन नलिकाओं में सर्टोली की कोशिकाओं को प्रेरित करता है। ये शुक्र जनन नलिकाओं को शुक्र जन नलिकाओं के जो सर्टोली की कोशिका होती है सर्टोली की कोशिकाएं जो होती है उसको प्रेरित करता है। जब सर्टोली की कोशिकाएं प्रेरित होती हैं तो फिर शुक्राणु जनन क्रिया प्रारंभ हो जाता है, जिनके कारण शुक्राणु बनने लगते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, स्पर्म बनते हैं, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है या लेडिंग की कोशिकाओं के बारे में आप लोग बता चुके हैं। यह लेडिंग की कोशिकाएं लेडिंग की जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को प्रेरित करता है एस्ट्रोजेंस हार्मोन स्रावित करने के लिए, ठीक है। एस्ट्रोजेंस, ठीक है। एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस नहीं, ये एंड्रोजन, सॉरी एंड्रोजन, क्या है? एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जिनके कारण, ठीक है, शुक्राणु जो है बनना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार शुक्राणुओं का, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया इन्हीं हार्मोन्सों के कारण होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को रेगुलेट करने का कार्य यही सब हार्मोन्स करते हैं। तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्या है? अगला टॉपिक देखेंगे, अगला जो है शुक्राणु की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु जो है इसे नर जनन कोशिका कहते हैं, जो टेस्टिस में इसका निर्माण होता है, ठीक है, शुक्र जनन क्रिया द्वारा, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा, ठीक है, इनका निर्माण होता है। देखेंगे शुक्राणु को अगर देखा जाए तो शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ये याद रखिएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। तो ये शुक्राणु के बारे में, इसके संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्राणु जो होता है इसके माइक्रोस्कोप से देखने से 4 रीजन दिखाई देते हैं, 4 भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन से? ये हेड कहलाता है, ये नेक कहलाता है, नेक मतलब ग्रीवा, गर्दन कहते हैं, और ये मिडिल पीस कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक टेल कहलाता है। ये 4 भाग हुआ, 1 2 3 और ये 4 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। जो शीर्ष भाग है उसे हेड कहते हैं, ठीक है। देखेंगे कि हेड जो होता है, हेड पोर्शन में एक केंद्रक होता है और इस केंद्रक के अंदर जो भी क्रोमेटिन होते हैं वो क्रोमेटिन पाए जाते हैं। इसी में न्यूक्लियस के जितने भी क्रोमोजोमल मटेरियल्स होते हैं सभी के सभी उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हेड रीजन के ही ऊपर की ओर देखेंगे, हेड रीजन के ऊपर की ओर कैप के समान, टोपी की समान संरचना है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। यह एक्रोसोम क्या करता है? निषेचन क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब अंडाणु के पास शुक्राणु पहुंच जाता है तो जो अंडाणुओं के आवरण होते हैं उनको भेदने का कार्य करता है, पेनिट्रेट करने का कार्य करता है, ठीक है। यही इसी एक्रोसोम का उपयोग करता है।
जैसे मान लीजिए ये अंडाणु है और इस अंडाणु के पास जब शुक्राणु पहुंचता है, ठीक है, तो अपने हेड रीजन के जो एक्रोसोम है उसी से इस झिल्ली को, इस आवरण को पेनिट्रेट करता है और इसके अंदर शुक्राणु प्रवेश करता है, अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। अगर शुक्राणु के एक्रोसोम को काट दिया जाए तो निषेचन क्रिया होना संभव नहीं होगा, क्योंकि पेनिट्रेशन का काम करने वाला जो भाग है वही समाप्त हो जाएगा, तो निषेचन क्रिया नहीं होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखेंगे कि जो निषेचन क्रिया जब होता है और अंडाणुओं की जो झिल्ली को भेदता है एक्रोसोम, तो एक्रोसोम एक विशेष प्रकार के एंजाइम का स्रावन करता है जिसे हम कहते हैं हाइलुरोनीडेज कहते हैं। हाइलुरोनीडेज कहते हैं। नाम थोड़ा उल्टा है, टेढ़ा है। हाइलुरोनीडेज एंजाइम होता है, ये एक्रोसोम स्रावित करता है, जिसके कारण अंडाणुओं की जो झिल्ली होती है वो जल्दी ही गल जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाती है, जिससे आसानी से शुक्राणु उस झिल्ली को भेद कर आगे की ओर पहुंच जाता है। ठीक है, अब पिंडक का निर्माण कौन करता है? एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी बॉडी करता है। कोशिका के अंदर गाल्जी बॉडी कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स है और यही निर्माण करता है। आगे देखेंगे कि हेड पोर्शन में जो न्यूक्लियस है जस्ट उसके पीछे की ओर नेक रीजन पाया जाता है, नेक होता है और नेक में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। दोनों सेंट्रियोल्स आगे पीछे व्यवस्थित होते हैं, एक आगे और एक पीछे की ओर व्यवस्थित होता है। आगे वाला जो सेंट्रियोल्स होता है वो जब शुक्राणु प्रवेश करता है शुक्राणु अंडाणु के अंदर, तो उस समय भी ये सेंट्रियोल्स जो अग्र सेंट्रियोल्स है वो भी उसमें प्रवेश करता है। निषेचन क्रिया होने के बाद जब विदलन की क्रिया होती है, प्रथम विदलन, फर्स्ट क्लीवेज जो क्रिया होती है, इसी सेंट्रियोल्स की सहायता के कारण होती है। याद रखिएगा, जो प्रथम आगे की जो सेंट्रियोल्स है इसी के द्वारा जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, उसमें विदलन क्रिया होती है। ठीक है, जो पीछे वाला सेंट्रियोल्स होता है, यह पीछे वाला सेंट्रियोल्स जो होता है यह शुक्राणुओं के जो मिडिल पीस है इसके साथ जुड़ा होता है। और इसके साथ देखेंगे कि जो मिडिल पीस है और टेल रीजन है, इसमें माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं। पतले पतले ट्यूबुल्स होते हैं, नलिकाएं होती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं हिंदी में। ये माइक्रोट्यूबुल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो मिडिल पीस से प्रारंभ होते हैं और कहाँ तक? टेल तक, जो टेल रीजन है वहाँ तक पाए जाते हैं। यही माइक्रोट्यूबुल्स जो है गति प्रदान करते हैं, जिनके कारण जब ये वाइब्रेट होते हैं, इनकी पूंछ रीजन और मिडिल पीस वाइब्रेट होती है, तो शुक्राणु आगे की ओर गति करते हुए पहुंचते हैं। तो इस प्रकार गति उत्पन्न करने का कार्य ये माइक्रोट्यूबुल्स करते हैं। ठीक है, मिडिल रीजन जो है इसमें माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ठीक है, और माइटोकांड्रिया पाए जाने के कारण शुक्राणुओं में जो ऊर्जा का निर्माण, एटीपी का जो निर्माण होता है, यही माइटोकांड्रिया करता है, जिससे उसको ऊर्जा मिल सके, अन्यथा शुक्राणु नष्ट हो जाएगा। ठीक है, टेल रीजन जो होता है, टेल रीजन पूंछ वाला जो भाग है, इसका काम है गति उत्पन्न करना, जिससे शुक्राणु आगे की ओर पहुंच सके। ठीक है, अंडाणु तक पहुंच सके। तो इस प्रकार हम लोग शुक्राणुओं के संरचना के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना, कल अगले वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।